हाय एवरीवन, मैं संतोष सर पुनः आप सभी लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 2 में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस कड़ी में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफिनीशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन की परिभाषा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जिसको जानने वाले हैं, क्या कारण है कि कार्बनिक यौगिकों का जो अध्ययन होता है वह अन्य यौगिकों से अलग होता है। और तीसरी इससे भी एक महान और बहुत बड़ी चीज़ जानने वाले हैं, सीखेंगे कि कार्बनिक रसायन का क्षेत्र क्या है। एरिया ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे दैनिक जीवन में कितनी उपयोगी है। क्या यह हमें दीर्घायु बनाती है? क्या यह हमारे दैनिक उपयोग की हर चीज़ों को उपलब्ध कराती है? क्या इससे हम अपने आप को निरोग कर पाते हैं? मीन्स कार्बनिक रसायन का क्षेत्र क्या क्या है, इसके बारे में आज जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना विलंब के शुरू करते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। हाँ, तो दोस्तों, व्हाट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स कार्बनिक रसायन क्या है, कार्बनिक रसायन किसे कहा जाता है। तो कार्बनिक रसायन मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू कैन से those branch of chemistry, you can say those branch of chemistry in which we study about carbon, hydrogen and its compound. We study about carbon, hydrogen and its compound, जिसमें हम कार्बन, हाइड्रोजन तथा इनके यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो मित्र, अगर इजीली देख लिया जाए तो हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, तो सीधे सीधे एक वर्ड में यहाँ लिखा जा सकता है स्टडी। किसकी स्टडी? किसकी स्टडी करनी है? स्टडी करनी है जिसमें कार्बन की, हाइड्रोजन की, इसके साथ साथ फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं सल्फर। ये पूरी बात जो होती है इसको हम लोग मात्र एक लाइन में यह पढ़ सकते हैं कि यह हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। स्टडी किसका किसका हो, जिसमें कार्बन का हो, हाइड्रोजन का हो, इनके साथ साथ फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व सल्फर का हो, यही तो आपकी कहलाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी को मित्र कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। किसको कहते हैं? तो पुनः एक बार स्टडी ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन प्लस फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। पीनास, पीनास कह सकते हैं। पीनास, पी माने फास्फोरस, एन नाइट्रोजन, ओ ऑक्सीजन एंड सल्फर। यस, सल्फर। तो जहां पर आप कार्बन, हाइड्रोजन के साथ साथ यदि इनका भी अध्ययन साथ में आ जाता है तो सबकी सब कंप्लीट क्या कहलाती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। दोस्तों, दैट इज़ द डिफिनीशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन की क्या हो गई? परिभाषा हो गई। इसको साधारण वर्डों में आप बोल सकते हैं कि रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा, रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग कार्बन, हाइड्रोजन तथा इनके यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन कहते हैं। मित्र, इसी लगे दूसरा जो हमारा क्वेश्चन था कि कार्बनिक यौगिकों का जो अध्ययन है वह अन्य यौगिकों से अलग क्यों किया जाता है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये सेटअप हो जाता है कि व्हाई केमिस्ट ऑल द कंपाउंड ऑफ द केमिस्ट्री इज कंपाउंड बट द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सेपरेटेड फ्रॉम द अदर कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स हैं उनको अदर कंपाउंड से सेपरेट कर दिया गया, उसका क्या कारण है? तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपका है? व्हाई मीन्स क्यों, व्हाई मीन्स
क्यों? द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सेपरेटेड। क्या कारण है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बनिक यौगिकों का जो स्टडी होती है उसको अलग से किया जाता है? तो आइए इसके बारे में जानते हैं क्या कारण है। दोस्तों, आपको एक बात बताने से बड़ा हर्ष होता है कि जो कार्बनिक रसायन है, इस कार्बनिक रसायन में मात्र वह दो लोग, मतलब कौन लोग? वे दो लोग, मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन। यह कार्बन और हाइड्रोजन मिल करके अकेले 60 लाख यौगिकों का निर्माण करते हैं। कितना? 60 लाख। 60 लाख यौगिकों का निर्माण कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर के करते हैं, जिसको हाइड्रोकार्बन आप कहते हैं। और 60 लाख यौगिकों का निर्माण और इनके नाम आदि को खुद अपने आप में जानना एक बहुत ब्रॉड मैटर हो जाता है। तो पहला कारण या क्या है? कारण नंबर 1 है पहला कि यहां पर द नंबर ऑफ कार्बन आर मैक्सिमम, मतलब जो कार्बनिक यौगिकों की संख्या है, द मैक्सिमम कंपाउंड ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट। मतलब कि पूरे नेचर में अगर देख लिया जाए तो अकेले कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर के 60 लाख से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो सीधे सीधे यह कह सकते हैं कि कार्बनिक यौगिकों की बहुत अधिक संख्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर प्रेजेंट, दैट इज व्हाई इट इज सेपरेटेड। यही कारण है कि इसको क्या है? अलग से अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का ही दूसरा रीजन, पहला रीजन है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रेजेंट, मतलब कि जो कार्बनिक यौगिकों की संख्या है वह अधिक मात्रा में पाई जाती है। और अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण इसका अध्ययन क्या किया गया? सेपरेट किया गया। दूसरी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या थी कार्बन की? एक यूनिक क्वालिटी आप कह सकते हैं, जिसको कार्बन के अलावा और किसी में नहीं देखा जा सकता। सबसे अधिक अगर कोई इस प्रॉपर्टी को रखता है तो वह कार्बन है। तो दोस्तों, जानना चाहिए कि नहीं कि कार्बन की दूसरी कौन सी क्वालिटी है? जानना चाहिए। वाह, जानना चाहिए कि कार्बन की दूसरी कौन सी क्वालिटी है। तो कार्बन की दूसरी जो क्वालिटी है वह है श्रृंखलन का गुण। श्रृंखलन का गुण मीन्स कैटिनेशन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? कैटिनेशन प्रोसेस। कैटिनेशन प्रोसेस, इसको आप बोल सकते हैं श्रृंखलन का गुण। मीन्स इसमें होता क्या है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से, तीसरा कार्बन चौथे कार्बन से क्या करता है? श्रृंखलित होता जाता है। और श्रृंखलित होकर के यह अधिक से अधिक यौगिकों का क्या करता है भाई? निर्माण करता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि अधिक से अधिक यौगिकों का क्या करता है? निर्माण करता है। इसके साथ साथ तीसरी सबसे बड़ी क्वालिटी कार्बन की क्या है? इसको जानते हैं। तीसरी, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, संरचना, स्ट्रक्चर जो होती है जिसको संरचना आप कहते हैं, यह स्ट्रक्चर काफ़ी जटिल होती है। मीन्स आप कह सकते हैं कि कार्बनिक यौगिकों का जो अध्ययन होता है वह अन्य तत्वों से अलग इसलिए होता है मित्रों, क्योंकि उसके अंदर एक तीसरी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, फॉर्म कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ये कौन से स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, मतलब जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। एक कार्बन दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से। इस प्रकार से वह एक कैटिनेशन प्रोसेस के द्वारा एक जटिल यौगिक बनाता है, जिसका यही मेन कारण है कि इसका अध्ययन
अन्य यौगिकों के अध्ययन से अलग किया जाता है। और दूसरी चीज़ें जानेंगे अब, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है। जैसे आप देख सकते हैं बच्चों, इस प्रकार से अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाना शुरू करें तो ये कार्बन दूसरे से, दूसरा कार्बन तीसरे से और तीसरा कार्बन चौथे से इस तरह से जुड़ता चला जाता है और एक आपका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनती जाती है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं किस तरह से एक जटिल यौगिकों का भी निर्माण क्या करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यही कारण है, क्वेश्चन नंबर 2 का यही कारण है क्या, व्हाई द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सेपरेटेड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बनिक यौगिक जो होता है उसका स्टडी माने अध्ययन अलग किया जाता है। क्यों अलग किया जाता है, क्यों? तो रीजन नंबर 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रेजेंट। नेचर में अगर देखा जाए तो कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है, जिसके कारण इसका अध्ययन सेपरेट किया जाता है। दूसरी बड़ी बात कि इसके अंदर कैटिनेशन प्रोसेस पाया जाता है, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। एक कार्बन दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से इस प्रकार से जुड़ करके एक बड़े स्ट्रेट चेन कंपाउंड, क्लोज चेन कंपाउंड के साथ साथ इन्होंने ब्रांचेज चेन कंपाउंड का भी निर्माण करते हैं। इस प्रकार से इस प्रोसेस को हम लोग कैटिनेशन प्रोसेस कहते हैं। यह सबसे अधिक गुण किस में पाया जाता है, कार्बन में पाया जाता है, जिसके कारण कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन अलग से किया जाता है। तीसरी सबसे बड़ी बात है, क्या कारण है, व्हाई द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सेपरेटेड। रीजन नंबर 3, फ्रॉम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। फॉर्म कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मतलब यह जितने भी कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करता है यह जटिल होती है और जटिलता होने के कारण इसका अध्ययन क्या करते हैं दोस्तों, अलग करते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोग 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन डेफिनेशन ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपको यह बताया गया क्या कि स्टडी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर का भी अध्ययन किया जाता है, तो उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इसके साथ साथ दूसरा पढ़ लिए कि कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन हम लोग सेपरेट करते हैं अदर यौगिकों से, तो क्यों करते हैं इसके बारे में भी आपने जानकारी प्राप्त की। क्योंकि इसके 3 ऐसे गुण पाए जाते हैं जिसमें कार्बन की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। दूसरे नंबर पे आपने बताया कि इसके अंदर कैटिनेशन का गुण पाया जाता है, और तीसरे नंबर पे आपने बताया कि जटिल यौगिकों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो जटिल यौगिकों का निर्माण करने के कारण यह इनका जो अध्ययन होता है बच्चों अलग किया जाता है। तीसरी सबसे बड़ी बात आज जानने वाले हैं हम लोग, क्या होगी वह तीसरी बड़ी बात, जिसमें आप जानेंगे एरिया ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की एरिया क्या है, मतलब कहाँ तक सीमित है। तो दोस्तों जानिए, कार्बनिक यौगिक सभी जंतुओं और वनस्पतियों, कार्बनिक यौगिक सभी जंतुओं और वनस्पतियों अर्थात सभी जीवधारियों का एक मुख्य अवयव है। सभी जीवधारियों का एक मुख्य अवयव है और जीवों में उपस्थित विभिन्न प्रकार के सरल और जटिल, जीवों में उपस्थित सभी विभिन्न प्रकार के सरल और जटिल यौगिकों के बनने में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसका? कार्बनिक यौगिकों का। क्या बताया हमने? आपको यह बताया कि जो कार्बनिक यौगिक होता है, यह कार्बनिक यौगिक सभी जीव जंतु और वनस्पतियों, जितने भी जीव जंतु और वनस्पति होते हैं, इसका एक मुख्य अवयव है। दैट इज द मेन पोर्शन ऑफ द लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स का एक मेन पोर्शन है, अर्थात सभी लिविंग बींग्स इसी हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ इन लोगों के द्वारा भी बनाई गई। आगे जितनी भी जीवधारियों में क्रियाएं होती हैं वह सब के सब सजीवों के अंदर होने वाली क्रियाएं जो होती हैं वह कार्बनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप होती हैं। और इसका मुख्य कार्य क्या है? कार्बनिक रसायन ने मानव जीवन को सुखी बनाया, समृद्धि प्रदान किया, दीर्घायु बनाया है। क्या बनाया? इन्होंने मानव जीवन को सुखी बनाया, सुख समृद्धि दिया, दीर्घायु प्रदान किया। इसके साथ साथ आधुनिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्बनिक रसायन का महत्वपूर्ण योगदान है। मित्रों, कार्बनिक रसायन का प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। और वो महत्वपूर्ण योगदान क्या है? भोजन के क्षेत्र में वस्त्र, औषधि, विटामिन, एंटीबायोटिक, तेल, रेस इत्र के साथ साथ सुंदरता के प्रसाधन को भी कार्बनिक रसायन के द्वारा दिया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में, औषधि के क्षेत्र में, जिसे आप कह सकते हैं
इसके साथ साथ कृषि के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की ऑर्गेनिक खादों के निर्माण में, फर्टिलाइजर जैसा आप बोल सकते हैं, जिसको फर्टिलाइजर बोल सकते हैं। तो जितने भी फर्टिलाइजर का फॉर्मेशन किया जाता है, कीटनाशक दवाओं का निर्माण, पेंट का निर्माण, इन सभी चीज़ों का निर्माण कार्बनिक रसायन की एक अहम भूमिका थी जिन्होंने दिया। और यही कारण है कि कहा जाता है कि जब तक जीवन में रसायन विज्ञान रहेगा, मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब तक जीवन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन रहेगा, तब तक मनुष्य को कभी रोग, व्याधि, दुख, दरिद्रता आदि परेशान नहीं कर सकते, उसके पास नहीं आ सकते। इसके साथ साथ अगर बता दिया जाए बच्चों, तो ये देख सकते हैं कि ये विभिन्न प्रकार की प्लास्टिकों का निर्माण, कृत्रिम रेशों का निर्माण, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैस, ईंधन के साथ साथ इन्होंने अन्य सामग्री जैसे साबुन, अपमार्जक, मनोरंजन जैसी सामग्री, फोटो इत्यादि का निर्माण अगर किसी की देन है तो वह सिर्फ और सिर्फ कार्बनिक रसायन की देन है, कार्बनिक रसायन की देन है। तो आप कह सकते हैं कि कोई ऐसा क्षेत्र जो अछूता नहीं है कार्बनिक रसायन से। तो वी कैन से दैट, सो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं a broad area are covered by the organic chemistry in every time, every breathing or always, we take all the time in organic chemistry। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप जितने भी सांस ले रहे हैं, यह सांस अगर माने तो यह कार्बनिक युग है, कार्बन की दी हुई सब कुछ है। तो कार्बनिक रसायन का अगर महत्व देखा जाए, द इम्पॉर्टेंस ऑफ आवर डेली लाइफ इज द वेरी यूजफुल। हमारे दैनिक जीवन में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बच्चों, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके कारण आज हमारा जीवन काफ़ी सरल हो गया, सुदृढ़ हो गया, मजबूत हो गया, दीर्घायु हो गया, पहनने के लिए वस्त्र देने लगा, खाने के लिए कपड़े का निर्माण करने लगा। इतना ही नहीं, खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए वस्त्र दिया, इसके साथ साथ ऑटोमोबाइलों में इसका बहुत बड़ा